हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट अकेडमी प्लस। मैं हूं वेणुगोपाल शर्मा और मैं आपको पढ़ा रहा हूं थर्मोडायनेमिक्स। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट कराएंगे हमारा 6th मॉड्यूल, दैट इज अवेलेबल एनर्जी। अब तक के जो मॉड्यूल्स हुए हैं, दैट इज मॉड्यूल नंबर 1 टू मॉड्यूल नंबर 5, उन मॉड्यूल्स में हम लोगों ने जो इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो पढ़ लिया है, हमने वर्क एंड हीट ट्रांसफर के बारे में पढ़ लिया है, हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ लिया है, हमने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया है एंड हमने एंट्रोपी के बारे में भी पढ़ लिया है। तो अगर आपने अब तक जो प्रीवियस मॉड्यूल्स हैं थर्मोडायनेमिक्स के, अगर उसके वीडियोस आपने नहीं देखे हैं, सो प्लीज आप जाकर के जो प्रीवियस वीडियोस है वो अच्छे से एक बार देख लीजिए, ताकि जो आपके फंडामेंटल कंसेप्ट्स हैं रिगार्डिंग टू दीज कॉन्सेप्ट्स वो अच्छे से क्लियर हो जाएं, ताकि आप ये जो हमारा 6th मॉड्यूल है अवेलेबल एनर्जी का, इसको अच्छे से समझ पाए और इसको अच्छे से डील कर पाए। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। सबसे पहले हम यहां पर ये देखते हैं कि भाई किस तरह से हमारे दिमाग में ये आइडिया आया कि अवेलेबल एनर्जी ऐसा कुछ होना चाहिए। ठीक है, ये सबसे पहले जानना जरूरी कि अवेलेबल एनर्जी का जो कंसेप्ट है वो आया कहां से। ठीक है, क्यों हमको इसकी जरूरत पड़ी। ठीक है, तो देखिए जैसे हम लोग कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करते हैं, किसी भी सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करते हैं, ठीक है, तो अगर हम लोग उसको यूज करना चाहते हैं पावर जनरेशन के लिए, तो हम लोग ये देखेंगे कि उसमें पोटेंशियल कितना है, वो उससे कितना वर्क जनरेट किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको नापने का एक पैरामीटर बना आगे जाकर के अवेलेबल एनर्जी। लेकिन अवेलेबल एनर्जी का कंसेप्ट आया कहां से। अवेलेबल एनर्जी का कंसेप्ट यहां पर आता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही वो लॉ है जिसने कंसेप्ट ऑफ अवेलेबल एनर्जी दिया। तो चलिए देखते हैं कि सेकंड लॉ ने किस तरह से हमको इंडिकेट किया कि अवेलेबल एनर्जी जैसा कोई टर्म होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सेकंड लॉ क्या कहता है। सेकंड लॉ के केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट पे अगर हम ध्यान दें तो वो कहता है सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी मस्ट बी रिजेक्टेड। ओके, वो ये कहता है कि अगर आपके पास कोई एनर्जी इनपुट है, यहां पर मैं एनर्जी इनपुट के जगह यहां पर हीट की बात करता हूं। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज बीइंग टेकन एज अ इनपुट, सो इट इज अवर इनपुट। तो फर्स्ट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ये कहता है कि अगर आप कहीं कोई एनर्जी लेते हो कहीं से, तो इस एनर्जी को कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, सो इफ अब यहां पर अगर मैं वर्क कंटिन्यूअसली चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मुझे लगातार वर्क मिलता रहे, सो देयर मस्ट बी अ साइक्लिक प्रोसेस। एक साइक्लिक प्रोसेस में ही पॉसिबल होता है कि मैं कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट और एनर्जी इनटू वर्क कर सकूं। तो यहां पर मैं एक साइक्लिक हीट इंजन ले लेता हूं। ठीक है, साइक्लिक हीट इंजन ले लेता हूं, ये Q इनपुट करके, यानी कि कंटिन्यूअसली ये इनपुट लेगा Q एंड कंटिन्यूअसली आउटपुट देगा W नेट। ओके, नाउ ये हीट जो Q है, ये जिस बॉडी या जिस रिजर्वायर से आ रही है उसका टेम्परेचर T1 में यहां मान लेता हूं, और यहां पर जो दूसरी बॉडी है उसका टेम्परेचर T2 मान लेता हूं। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ये कहता है कि अगर इनपुट को मैं कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट करना चाहूं, यानी कि अगर मैं ये चाहूं दैट W नेट शुड बी इक्वल टू Q एडेड और Q1, okay, this is Q1 which is heat input, so it is impossible, this is impossible, ऐसा नहीं किया जा सकता। सेकेंड लॉ ये कहता है कि ऐसा इम्पॉसिबल है, और ये कहता है कि अगर आपको वर्क चाहिए तो आपको इनपुट का कुछ हिस्सा हमेशा रिजेक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो अगर मैं इस बॉडी को मेरा सिस्टम मान लेता हूं विच इज एट अ टेम्परेचर T1, इसको मैं सिस्टम मान लेता हूं और इसको मैं इसका सराउंडिंग मान लेता हूं। ठीक है, तो आप देख पाएंगे यहां पर कि सिस्टम से मिलने वाली हीट को अगर मैं वर्क में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, तो यहां Q2 क्वांटिटी ऑफ हीट मुझे डेफिनेटली रिजेक्ट करनी पड़ रही है, यानी कि मैं पूरा जो इनपुट था उसको वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा हूं। तो ये जो एनर्जी इनपुट है, या जिसको सिंपली मैं एनर्जी बोलूं, तो एनर्जी को यहां पर मैं दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देता हूं। एनर्जी यहां पर दो पार्ट्स से, दो हिस्सों से मिलकर के बनी हुई मैं यहां पर देख सकता हूं। ठीक है, एक वो हिस्सा है जो वर्क में कन्वर्ट हो रहा है ना। ये जो इक्वेशन मैं लिखने वाला हूं वो हम लोग एनर्जी बैलेंस से भी निकाल करके देखेंगे। तो मैं देख पा रहा हूं यहां पर एनर्जी का वो हिस्सा है कुछ जिसको मैं यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर सकता हूं, यानी कि एनर्जी इज इक्वल टू द पार्ट ऑफ एनर्जी, द पार्ट ऑफ एनर्जी which can be converted into useful work,
और दूसरा वो पार्ट है जिसका मैं यूज नहीं कर पा रहा हूं, जिसको वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा हूं, जैसे कि आप यहां डायग्राम में देख सकते हैं Q2। तो एनर्जी का दूसरा पार्ट कौन सा होगा? दूसरा पार्ट होगा द पार्ट विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क, द पार्ट विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं इस साइक्लिक हीट इंजन में एनर्जी बैलेंस लगाऊं हीट के लिए, तो लिख सकता हूं Q1 इज इक्वल टू W नेट प्लस Q2, यानी कि यहां से आप देख सकते हो दिस इज योर एनर्जी एंड दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी एंड द पार्ट ऑफ एनर्जी विच इज अवेलेबल फॉर यूजफुल वर्क एंड दिस इज द एनर्जी विच इज अनअवेलेबल टू अस, जो हमारे लिए अवेलेबल ही नहीं है, इसको हमको छोड़ना ही पड़ेगा, इसका हम कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये जो एक्सप्रेशन हमको मिलता है, ये जो रिलेशनशिप हमको मिलती है, जो कंसेप्ट हमको मिलता है, ये मिलता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। सो सेकेंड लॉ इज द सेकेंड लॉ of thermodynamics talks about available energy। तो यहां से अवेलेबल एनर्जी का कंसेप्ट हमको समझ आया। ठीक है, यहां से जो टर्म्स है कॉइन होता है अवेलेबल एनर्जी का। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, ये एक्चुअली क्या होता है, कैसे इसको फाइंड आउट किया जा सकता है? आप यहां पर देख पा रहे हैं जो W नेट है, ठीक है, वो ये दो रिजर्वायर्स के बीच में होने वाले हीट इंटरेक्शन के कारण मिल रहा है। तो ये अवेलेबल एनर्जी जो है वो मुझे कब तक मिलती रहेगी, कब तक मिल सकेगा मुझे वर्क, ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आप इस चीज की हम एक प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं कि अवेलेबल एनर्जी क्या है एग्जैक्टली और ये कब तक हम लोग को मिलती है, कैसे हम किसी सिस्टम में एनर्जी इतनी मात्रा में अवेलेबल है ऐसा बोल पाते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि जैसे मुझे कभी भी कोई नया सोर्स ऑफ एनर्जी पता चलता है या मुझे दो सोर्स ऑफ एनर्जी को कंपेयर करना हो कि कौन सा एनर्जी सोर्स ज़्यादा अच्छा है, तो उस केस में यहाँ पर अवेलेबल एनर्जी का टर्म हमको बहुत हेल्प करता है। अवेलेबल एनर्जी किसी भी सब्सटेंस, किसी भी बॉडी के लिए ये बताता है कि उसमें एनर्जी की वो मात्रा कितनी है जिसका मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ वर्क प्रोड्यूस करने में, पावर प्रोड्यूस करने में। यानी कि अगर किसी भी सब्सटेंस, किसी भी फ्यूल में ज़्यादा अवेलेबल एनर्जी होगी तो उससे मैं ज़्यादा वर्क प्रोड्यूस कर पाऊंगा, और अगर उसकी अवेलेबल एनर्जी कम होगी तो मैं उससे कम वर्क प्रोड्यूस कर पाऊंगा। लेकिन ये कैसे जानेंगे हम, ये कैसे पता लगाएंगे हम कि इसकी अवेलेबल एनर्जी ज़्यादा और इसकी अवेलेबल एनर्जी कम है? तो सबसे पहले तो एक कॉमन ग्राउंड होना चाहिए जिसके रिफरेंस में हम लोग अवेलेबल एनर्जी को मेजर करें। ठीक है, तो वो कॉमन ग्राउंड हमको देता है डेड स्टेट। डेड स्टेट, अब ये डेड स्टेट क्या होता है इसको समझते हैं। ठीक है, तो डेड स्टेट वो कॉमन ग्राउंड है या वो रिफरेंस है जिसके रिस्पेक्ट में हम अवेलेबल एनर्जी को मेजर कर सकते हैं। एंड व्हाट इज डेड स्टेट? देखिए, अगर आप बात करें, जैसे मैं यहां पर एक बकेट बना देता हूं, ठीक है, ये बकेट मैं बना देता हूं और मैं इससे कनेक्ट कर देता हूं एक दूसरे बकेट को जो कि खाली है। ठीक है, जो कि खाली है। तो अगर इसका हाइट h है, इसकी हाइट h है, ठीक है, यहाँ पर सारे फ्रिक्शंस वगैरह मैं नेगलेक्ट कर रहा हूँ, अभी सिर्फ एक जनरल स्टडी कर रहा हूँ। तो यहाँ पर कोई फ्लूइड भरा हुआ है, वाटर या लिक्विड, कोई भी आप लिक्विड ले सकते हो, यहाँ भरा हुआ है। बस ये इतना याद रखना है कि इन दोनों जो बकेट्स है उसको मैंने एक पाइप से कनेक्ट कर दिया है। तो ये स्कूल लेवल नॉलेज से हम जानते हैं कि जब तक दोनों बकेट्स में वाटर का लेवल इक्वल नहीं हो जाएगा, ठीक है, तब तक के इस बकेट से, बकेट नंबर 1 से बकेट नंबर 2 की तरफ जो लिक्विड है वो फ्लो होता रहेगा। ठीक है, और ये जब लेवल बराबर हो गया तो उस केस में हो क्या रहा है, एक्चुअली में हो ये रहा है कि इस तरफ जो, इस पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर था, ठीक है, और इस पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर था, दोनों जब इक्वल हो गए तो इन लोग आपस में इक्विलिब्रियम में आ गए। ठीक है, तो जब दोनों बकेट्स में लिक्विड का लेवल एक हो गया तो बेसिकली इस पाइप के दोनों तरफ, इस पाइप के दोनों एंड की तरफ जो प्रेशर था वो इक्वल हो गया, और अब क्योंकि प्रेशर इक्वल हो गया दैट्स व्हाई इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया। अब फर्दर कोई फ्लो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो आप यहां पर देख पा रहे हैं कि जब इक्विलिब्रियम यहां पर आ जाता है, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम आने के बाद कोई भी फर्दर प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो जब कोई फर्दर प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हम लोग, अगर मैं यहां पर ये फ्लो के बीच में अगर मैं छोटा सा टरबाइन फिट कर दूं,
लाइक दिस, अ टरबाइन फिट कर दूं मैं इसमें, ठीक है, दिस इज अ टरबाइन, दिस इज अ टरबाइन, एंड लेट अस कंसिडर दिस इज वेरी लार्ज रिजर्वायर। नाउ इसको अब आप बहुत लार्ज रिजर्वायर मान ले, तो इनिशियली ये जो साइट था दैट वाज एम्प्टी एंड दिस वाज फुल अप टू अ हाइट ऑफ h, ठीक है, एंड इट इज अ वेरी लार्ज रिजर्वायर, वेरी लार्ज रिजर्वायर। अब आप देख पाएंगे कि जैसे कि पहले हुआ, जब तक के दोनों रिजर्वायर्स का लेवल इक्वल नहीं हो जाएगा तब तक के जो फ्लो है वो होता रहेगा और टरबाइन से हमको कंटिन्यूअसली वर्क मिलता रहेगा, W मिलता रहेगा, ठीक है। और जैसे ही ये दोनों लेवल में आ जाएंगे, एक लेवल पे आ जाएंगे, टरबाइन से जो लिक्विड है उसका फ्लो होना बंद हो जाएगा, टरबाइन घूमना बंद हो जाएगा, टरबाइन घूमना बंद हो जाएगा तो आपको शाफ्ट वर्क मिलना बंद हो जाएगा। तो आपने इस छोटे से एक्सपेरिमेंट से ये देखा कि जब तक के ये दोनों सब्सटेंस, अगर मैं इसको सिस्टम मान लूं, दिस इज आवर सिस्टम, दिस इज आवर सिस्टम एंड दिस इज द सराउंडिंग। अब इसको हम सिस्टम और सराउंडिंग के पर्सपेक्टिव से समझते हैं। सिस्टम और सराउंडिंग जब आपस में इक्विलिब्रियम में आ गए तो आपने देखा कि मुझे वर्क मिलना बंद हो गया, तो इसी को डेड स्टेट कहते हैं, ठीक है। डेड स्टेट क्या होता है? जो सब्सटेंस है जिसको हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, दैट इज आवर सिस्टम। तो सिस्टम जब अपने सराउंडिंग के साथ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में आ जाता है तो उसको हम डेड स्टेट कहते हैं। डेड स्टेट में आने का मतलब ये होता है कि सिस्टम के जो प्रॉपर्टीज है, जितनी उसकी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं, वो बराबर हो चुकी है उसके सराउंडिंग के, ठीक है। सो व्हेन सिस्टम्स कम्स इनटू थर्मोडायनेमिक equilibrium with its surrounding, the common state कहने का मतलब ये है कि दोनों के जो स्टेट्स होंगे वो सेम होंगे, प्रेशर दोनों का सेम होगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम दोनों का सेम होगा, टेम्परेचर दोनों के सेम होंगे, ठीक है। सो द कॉमन स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग इज टर्म्ड एज डेड स्टेट, उसे ही हम डेड स्टेट कहते हैं, ठीक है। सो डेड स्टेट पे आने के बाद आप देख सकते हैं जो सिस्टम और सराउंडिंग है वो आपस में इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। अब यहां पर जो जिस इक्विलिब्रियम की मैं बात कर रहा हूं दैट इज थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। सो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? अगर कोई दो ऑब्जेक्ट्स, या मैं कहूं सिस्टम और सराउंडिंग, हम सिस्टम और सराउंडिंग की बात कर रहे हैं तो अब मैं जो एग्जांपल लूंगा वो सिस्टम और सराउंडिंग के ही होंगे, ठीक है। सो अगर सिस्टम एंड सराउंडिंग मैकेनिक आपस में एक दूसरे के साथ मैकेनिकल एज वेल एज केमिकल एंड थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, मैकेनिकल, केमिकल एंड थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, तो उस केस में मैं कहूंगा कि जो ये सिस्टम है और जो सराउंडिंग है ये दोनों आपस में थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। तो बेसिकली जो तीन तरह के इक्विलिब्रियम जब एक साथ अटेंड हो जाते हैं तो ये तीनों मिलकर के बनाते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, यानी कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम प्लस केमिकल इक्विलिब्रियम प्लस थर्मल इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू होता है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। यहां पर एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब यह होता है कि कोई भी डिस्टर्बिंग फोर्स नहीं है, कोई भी डिस्टर्बिंग फोर्स या कहूं कोई भी रिजल्टेंट फोर्स वहां पर नहीं है। सो देयर इज नो डिस्टर्बिंग फोर्स और मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। अगर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी डिस्टर्बिंग फोर्स नहीं है या मोमेंट ऑफ फोर्स नहीं है, यानी कि मैं लिख सकता हूं मैथमेटिकली समेशन ऑफ एफ एंड समेशन ऑफ एम इज इक्वल टू 0, ठीक है। समेशन ऑफ एफ इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ एम इक्वल टू 0, तो उस केस में मैं कहूंगा कि वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है। समेशन ऑफ एफ जो है वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के अबाउट 0 होगा। समेशन ऑफ एम भी एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस तीनों के अबाउट 0 होगा,
ठीक है, किसी एक एक्सिस के अबाउट बस जीरो होने से काम नहीं चलेगा। जितने भी आपके पॉसिबल एक्सिस हैं, जितने भी आपके डायरेक्शंस हैं, सभी के अलोंग लगने वाले फोर्सेस एंड जो मोमेंट्स हैं, उनका अलजेब्रिक सम यहाँ पर जीरो अगर होता है तो मैं कह पाऊंगा कि वहां पर कोई भी डिस्टर्बिंग फोर्स नहीं है। एंड इफ देयर इज नो डिस्टर्बिंग फोर्स, मैं कह पाऊंगा कि वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, नाउ सेकंड होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में यहां पर हम लोग देखो, केमिकल इक्विलिब्रियम के नंबर ऑफ डेफिनेशंस आपको मिल सकते हैं। ठीक है, बट हम लोग जो यहां पर यूज करेंगे वो ये है कि हम मान के चलेंगे कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है। अगर हो रहा था तो इक्विलिब्रियम में आने के पहले हो रहा था। इक्विलिब्रियम में आने कब कहेंगे हम लोग, जब उनके बीच में होने वाला कोई भी केमिकल रिएक्शन अब बंद हो जाएगा। अब फर्दर कोई केमिकल रिएक्शन अगर नहीं होगा, इन दैट केस मैं कहूंगा कि यहां पर आपका थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया है। कोई भी कंपोजिशन जो है मेटल का या मटेरियल का, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। जो भी आपके सब्सटेंस है, वर्किंग फ्लूइड्स जो हैं, उनके केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखता हूं आपका केमिकल इक्विलिब्रियम हो जाएगा दैट नो केमिकल रिएक्शन between system and surrounding एंड सेकेंड पॉइंट होगा इसका नो चेंज इन केमिकल, यहां नो फर्दर चेंज बोलना ज्यादा सही होगा, नो फर्दर चेंज इन केमिकल कंपोजिशन ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो इस केस में मैं बोलूंगा कि ये केमिकल इक्विलिब्रियम में आ चुका है। ठीक है, देन थर्मल इक्विलिब्रियम हम अच्छे से जानते हैं। अगर जो दो मेजर थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है, दैट इज द प्रेशर एंड द टेम्परेचर, अगर सिस्टम और सराउंडिंग का प्रेशर और टेम्परेचर सेम हो गया है तो वहां पर बोलूंगा कि थर्मल इक्विलिब्रियम आ गया है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है दैट द प्रेशर as well as the temperature of system and surrounding are same। तो जब ये तीनों कंडीशंस यानी कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन जब अटेंड हो जाएगी तो वहां पर मैं कहता हूं कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम आ गया है। और जब सिस्टम अपने सराउंडिंग के साथ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में आ जाता है तो उससे और फर्दर वर्क उसे एक्सट्रैक्ट करना हमारे लिए इम्पॉसिबल होता है और उस स्टेट को हम लोग कहते हैं डेड स्टेट। ठीक है, अब डेड स्टेट कैसे होगा, डेड स्टेट बेसिकली कैसे डिफाइन करेंगे डेड स्टेट को हम लोग, ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली कि सिस्टम और सराउंडिंग जो है जब वो आपस में थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं तो वहां पर डेड स्टेट आ जाता है। ठीक है, सो डेड स्टेट में एक और चीज होगी, दैट इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे कि मैंने प्रीवियसली बोला, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज जितनी भी होती है, लाइक स्पेसिफिक एंट्रोपी, स्पेसिफिक एंथैल्पी, ये सारे बेसिकली इंटेंसिव प्रॉपर्टी होते हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज उन थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज को कहते हैं जो कि मास पे डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक है, सो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग बिकम्स इक्वल। ठीक है, यानी कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी जैसे कि प्रेशर इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, टेम्परेचर इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, स्पेसिफिक एंट्रोपी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो ये सारी जो वैल्यूज हैं वो आपके सिस्टम एंड सराउंडिंग की इक्वल हो जाएंगी इन केस ऑफ डेड स्टेट। ठीक है, सो आई होप आपको डेड स्टेट समझ आ गया होगा। ठीक है, और यहीं से हमको कंसेप्ट मिलता है कि कैसे हम लोग अवेलेबल एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं और किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने बताया कि किन्हीं भी दो सब्सटेंसेस का या दो बॉडीज के से जितनी एनर्जी मैं निकाल सकता हूं, जितना यूजफुल वर्क मैं निकाल सकता हूं, उस यूजफुल वर्क को मेजर करने के लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड डेटम है एंड दैट इज नोन एज डेड स्टेट। तो यहां पर एक कॉमन सेंस अगर हम लगाएंगे तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हम लोग अधिकतम मात्रा में वर्क सिर्फ तभी निकाल सकते हैं, तभी हमको मिल सकता है जब तक सिस्टम आपका डेड स्टेट में नहीं आ जाता। ठीक है, अगर डेड स्टेट के पहले
का कोई टेम्परेचर अगर आप ले लेते हैं और उन दो टेम्परेचर के बीच में अवेलेबल एनर्जी निकालते हैं तो वो मात्रा उतनी ज्यादा नहीं होगी। एक छोटे से डायग्राम से मैं समझता हूं, जैसे कि T1 T2 यहां दो टेम्परेचर्स हैं। फिलहाल स्टडी के लिए मैंने T1 को एज अ टेम्परेचर ऑफ TER लिया, T2 भी आपका टेम्परेचर ऑफ TER ही है। यहां पर मैं एक हीट इंजन दैट इज अ रिवर्सिबल हीट इंजन ये यहां पर ऑपरेट कर रहा हूं और यहां मुझे W नेट मिल रहा है। दिस इज Q1 विच इज हीट इनपुट, Q2 दैट इज हीट रिजेक्टेड। ठीक है, ये प्रीवियसली हम ये सारी डायग्राम्स देख चुके हैं। तो अब यहां पर मैं दो केसेस लेता हूं। फर्स्ट केसेस में T2 जो है दैट इज ग्रेटर देन द टेम्परेचर ऑफ एटमोस्फियर, टेम्परेचर ऑफ एटमोस्फियर। ठीक है, एंड सेकेंड केस में T2 जो है, फर्स्ट केस में तो आपने देख लिया T2 इज ग्रेटर देन एटमोस्फियर एंड सेकेंड केस में T2 इज इक्वल टू एटमोस्फियर। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे फर्स्ट केस में अगर मैं इसको बोलूं रिवर्सिबल हीट इंजन है तो रिवर्सिबल हीट इंजन के लिए मैं जानता हूं जो थर्मल एफिशिएंसी होती है दैट इज 1 माइनस T2 बाई T1, 1 माइनस T2 बाई T1। ठीक है, अब इस फर्स्ट केस में T2 की वैल्यू ज्यादा है और सेकंड केस में T2 इक्वल टू T एटमोस्फेरिक है, तो दोनों केस में जो एफिशिएंसी मिल रही है मैं उसको थर्मल एफिशिएंसी नंबर 1 एंड थर्मल एफिशिएंसी नंबर 2 के नाम से यहां पर लिख देता हूं। थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द सेकंड केस विल बी 1 माइनस T एटमोस्फेरिक अपॉन T1। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहां पर थर्मल एफिशिएंसी मुझे ज्यादा मिल रही है सेकंड केस में एज कंपेयर टू द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ फर्स्ट केस। तो फर्स्ट केस के हिसाब से मैं थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द फर्स्ट केस ईटा TH1 लिख सकता हूं W नेट अपॉन Q1। ठीक है, यहां पर W नेट डिफरेंट मिलेगा मुझे तो मैं इसको Q नेट डैश लिख देता हूं। ठीक है, एंड थर्मल एफिशिएंसी इन सेकेंड केस में लिखता हूं W नेट डबल डैश अपॉन Q1। दोनों केस में आप देख सकते हैं जो मैं हीट इनपुट ले रहा हूं उसकी वैल्यू सेम है। T1 बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है, चेंज मैं यहां पर T2 को कर रहा हूं। ठीक है, नाउ W नेट का जो फॉर्मूला बनेगा वो यहां से मैं लिख सकता हूं W नेट अगर मैं इन जनरल लिखना चाहूं तो दिस विल बी Q1 इज इक्वल टू W नेट अपॉन Q1 इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1 और फ्रॉम हियर आई कैन से W नेट विल बी इक्वल टू Q1 इंटू 1 माइनस T2 बाई T1। ओके, तो फर्स्ट केस में जो आपको W नेट मिलेगा W नेट डैश दैट इज दी वर्क ट्रांसफर इन द फर्स्ट केस दैट विल बी इक्वल टू Q1 इंटू 1 माइनस T2 बाई T1। ये मेरे पास फॉर्मूला है W नेट का। ठीक है, ये W नेट का फॉर्मूला मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पर, बेसिकली जो आपका थर्मल एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है W नेट अपॉन Q1 के टर्म में और रिवर्सिबल हीट इंजन के लिए मैं उसको 1 माइनस T2 बाई T1 लिख सकता हूँ। दोनों जो है वो रिवर्सिबल हीट इंजन के लिए है तो मैंने इन दोनों को आपस में इक्वेट कर दिया तो मुझे W नेट मिल गया। ठीक है, और ये जो W नेट है ये याद रखना है रिवर्सिबल हीट इंजन के लिए है। सो ये जो फॉर्मूला है दैट इज ओनली वैलिड फॉर अ रिवर्सिबल हीट इंजन। ठीक है, तो रिवर्सिबल हीट इंजन को हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व करें तो फर्स्ट केस में ये मुझे वर्क ट्रांसफर मिल रहा है W नेट डैश इक्वल टू Q1 इंटू 1 माइनस T2 बाई T1 और सेकेंड केस में मुझे मिल रहा है W नेट डबल डैश इक्वल टू Q1 इंटू 1 माइनस T एटमोस्फेरिक बाई T1। ठीक है, अब आप देख सकते हैं जैसे कि ये जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है, ओके, दैट इज द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ फर्स्ट केस एंड दिस इज द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द सेकंड केस, थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द सेकंड केस। ओके, तो और थर्मल एफिशिएंसी ऑफ सेकंड केस जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ फर्स्ट केस। सो मैं यहां लिख सकता हूं W नेट इन द सेकंड केस दैट इज W नेट डबल डैश विल बी ग्रेटर देन W नेट डैश, यानी कि पहले केस में जिस केस में हमारा थर्मल एनर्जी रिजर्वायर जो है वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से ज्यादा है उस केस में हमको कम नेटवर्क मिल रहा है और सेकेंड केस में जब हमारा T2 जो है वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा उस केस में हमको ज्यादा वर्क आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब मैं हमारे सिंक का, इसको सिंक बोलते हैं हम लोग, सेकेंड लॉ में पढ़ चुके हैं, सिंक उसको बोलते हैं जिस टेम्परेचर पे हमें जो हीट है उसको रिजेक्ट करता हूं और जिस टेम्परेचर से मैं हीट एक्सट्रैक्ट करता हूं उसको सोर्स टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, तो सिंक का टेम्परेचर यानी कि T2 जितना कम होगा उतना ज्यादा से ज्यादा मुझे वर्क मिलते आएगा। ठीक है, यानी कि इसको मैं अवेलेबल एनर्जी बोलता हूं, जैसे कि मैंने प्रीवियसली बताया दिस इज द वर्क विच कैन बी यूज्ड बाय मी। और जो Q2 है इज द दैट पार्ट ऑफ एनर्जी विच हैज टू बी रिजेक्टेड, जिसको मैं यूज नहीं कर सकता। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे मैं
सिंक का टेम्परेचर बढ़ाते जा रहा हूं वैसे वैसे घटाते जा रहा हूं वैसे वैसे मेरा वर्क ट्रांसफर बढ़ रहा है। अब अगर मैं इस सोर्स और सिंक के जगह सिस्टम और सराउंडिंग का टर्म यूज करूं तो आप यहां पर समझ सकते हो कि सराउंडिंग का टेम्परेचर जितना कम करता जाऊंगा मैं, सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर मैं T1 बोल दूं, सिस्टम का टेम्परेचर T1 है और सराउंडिंग का टेम्परेचर T2 है, तो यहां पर आप देख सकते हो कि अगर T2 को यानी कि सराउंडिंग के टेम्परेचर को मैं कम करता जाऊंगा तो इस केस में मेरा W नेट जो है वो बढ़ता जाएगा जैसे जैसे T2 घटता जाएगा। ठीक है, बट क्या ये पॉसिबल है कि हम सराउंडिंग जो भी सिस्टम का है उसको हमेशा बिना किसी एफर्ट के घटाते चले जाएं? यानी कि जैसे कि मैं कहूं कि मेरा कोई इंजन है जो कि 300 केल्विन या कह सकते हो लेट अस से 600 केल्विन और 200 केल्विन के बीच में ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, 200 केल्विन दैट इज बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये जो टेम्परेचर है, इतना कम टेम्परेचर 200 केल्विन, ये टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में इतना कम टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है। तो अगर मैं किसी इंजन को, किसी भी हीट इंजन को इतने कम टेम्परेचर पे ऑपरेट करना चाहूं तो उसके लिए मुझे कुछ एफर्ट पुट करना पड़ेगा इतना कम टेम्परेचर एक्सटर्नली मेंटेन करने के लिए। यानी कि अगर इस सिस्टम का टेम्परेचर, इस सिस्टम के सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर मैं एम्बिएंट टेम्परेचर से कम रखना चाहूं, ठीक है, या उसके बराबर रखना चाहूं तो उसके से मुझे कुछ ना कुछ एफर्ट पुट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं T2 की वैल्यू को बहुत कम रखना चाहता हूं तो इस केस में मुझे दो केसेस यहां पर पॉसिबल है। पहला केस T2 के लिए, पहला केस हो सकता है T2 शुड बी इक्वल टू T एटमॉस्फेरिक, और अगर मैं और ज्यादा वर्क आउटपुट चाहता हूं, मैं और ज्यादा एनर्जी का हिस्सा अवेलेबल कराना चाहता हूं तो उस केस में यह हो सकता है दैट T2 इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। ठीक है, हम लोग इसको डिटेल में पढ़ रहे हैं ताकि आपको हर पॉसिबिलिटी पता हो। ठीक है, तो यहां पर आप ध्यान दीजिए कि मैंने बोला T2 की दो पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी आप ये कर सकते हो, यानी कि जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो आप एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के बराबर रखो। यानी कि बेसिकली मैं यहां क्या कर रहा हूं, द एटमॉस्फेयर इज टेकन एज सराउंडिंग, द एटमॉस्फेयर इज टेकन एज सराउंडिंग, इज टेकन एज सराउंडिंग। तो मैं क्या करूं, जो मेरा हीट इंजन है उसको किसी रिजर्वायर और एटमॉस्फेयर के बीच में ऑपरेट करवा दूं तो ये केस मिल सकता है। लेकिन अगर जैसे कि मैंने देखा T2 अगर मैं घटाते जाऊंगा तो मेरा अवेलेबल एनर्जी जो है वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अवेलेबल एनर्जी बढ़ता चला जाएगा। तो मैं और कम अगर करना चाहूं, यानी कि उस केस में मुझे एटमॉस्फेयर से भी कम टेम्परेचर यहां पर अगर लाना है, सो इट विल नीड सम एफर्ट, इट विल नीड सम एफर्ट, इट विल नीड सम एफर्ट। ओके, तो ये इसको अगर मुझे पॉसिबल करना है तो मुझे कुछ एफर्ट लगाना पड़ेगा, यानी कि मुझे कुछ मशीनरी सेटअप करनी होगी। तो मैं यहां पर इस डिस्कशन से कंक्लूड कर सकता हूं कि बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी खर्च के, मुफ्त में जो मैं लोएस्ट टेम्परेचर ऑब्टेन कर सकता हूं दैट इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और दी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। सो यहां पर जो डेड स्टेट है, डेड स्टेट को हम लोग यहां पर अब फिक्स कर देते हैं। तो जो भी एम्बिएंट कंडीशंस होंगी दे विल बी टेकन एज दी डेड स्टेट फॉर रेफरेंस। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहां पर नोट करूंगा कि डेड स्टेट मैं जनरली किसको लूंगा, सो इन जनरल द एम्बिएंट कंडीशन यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है, एम्बिएंट कंडीशंस P एटमॉस्फेरिक एंड T एटमॉस्फेरिक आर टेकन एज डेड स्टेट। ठीक है, यानी कि जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होंगी आपके एटमॉस्फेयर की उसी को आप लोग, उसी स्टेट्स को आप लोग क्या ले लोगे, डेड स्टेट ले लोगे। ठीक है, एंड डेड state is denoted by a subscript 0। ठीक है, यानी कि इसको आप लिखोगे P0 T0, या इसको आप चाहे तो P0
टी नॉट भी बोल सकते हो। अगर यहाँ मैं स्पेसिफिक वॉल्यूम लिखूंगा तो हो जाएगा वी नॉट, स्पेसिफिक एंथैल्पी एट डेड स्टेट लिखूंगा तो दैट विल बी एच नॉट, स्पेसिफिक एंट्रोपी लिखूंगा तो दैट विल बी स्मॉल एस नॉट। ठीक है, सो इस तरह से हम लोग सब्सक्रिप्ट में नॉट लगा करके बताते हैं कि वो जो मैं स्टेट लिख रहा हूं या जो प्रॉपर्टी लिख रहा हूं दे आर दी प्रॉपर्टी एट डेड स्टेट। ओके, तो डेड स्टेट के बारे में ये इन जनरल चीज हुई कि बिना किसी एफर्ट के अगर मुझे डेड स्टेट चाहिए तो उस केस में मुझे जो अपना सराउंडिंग है उसे एटमॉस्फेयर को लेना होगा। तो मैंने बोल दिया यहां पर कि इन जनरल द एम्बिएंट कंडीशंस आर टेकन एज डेड स्टेट। लेकिन अगर आप कुछ एफर्ट लगा सकते हैं, आप चाहते हैं कि ज्यादा वर्क आउटपुट लिया जाए, तो आप सोचेंगे कि ऐसा कहां पॉसिबल है। जब आप लोग पावर प्लांट पढ़ेंगे इन फ्यूचर या अगर आपने पढ़ लिया है तो आप देखोगे एट एग्जिट ऑफ टरबाइन, टरबाइन का जो एग्जिट होता है, ठीक है, वो खुलता है कंडेंसर में, और कंडेंसर में हम लोग जो प्रेशर एंड टेम्परेचर होता है वो बिलो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड प्रेशर मेंटेन करके रखते हैं ताकि हम लोग टरबाइन से ज्यादा वर्क निकाल पाए। कारण वही है कि मैंने बताया कि T2 जितना कम होगा, यानी कि टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन, T2 जो होता है दैट इज टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन। टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन जितना लो होगा, जितना कम होगा, उतना ही डब्ल्यू नेट आपका ज्यादा होगा। तो जो पावर प्लांट होते हैं या जब आप रैंकाइन साइकिल पढ़ोगे तो आपने देखा होगा कि जो टरबाइन का एग्जिट होता है दैट इज कंडेंसर, कंडेंसर का जो टेम्परेचर होता है दैट इज द टेम्परेचर at which the heat is being rejected. So the temperature of condenser becomes the temperature of heat rejection. तो उसको जितना लो रखेंगे उतना ज्यादा ही आपको नेट वर्क आउटपुट आपको मिलेगा। That's why कंडेंसर में जनरली हम लोग कोशिश करते हैं कि वैक्यूम मेंटेन किया जाए, यानी कि प्रेशर जो है और जो टेम्परेचर है वो एम्बिएंट कंडीशंस के नीचे हो। ठीक है, प्रेशर जो होगा कंडेंसर का दैट विल बी लोअर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो टेम्परेचर होगा दैट विल बी लोअर देन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। तो यहां पर ज्यादा से ज्यादा वर्क आउटपुट मिल पाएगा। तो इस केस में क्या होगा, ऐसे केसेस में जो सराउंडिंग होगा वो जो आपका टरबाइन है, टरबाइन किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, टरबाइन को हम लोग यहाँ पर आइसेंट्रोपिक टरबाइन मान लेते हैं, यानी कि वो अपने सराउंडिंग के साथ कोई भी हीट इंटरेक्शन नहीं कर रहा है, यानी कि जो एटमॉस्फेयर है उसके साथ उसका कोई इंटरेक्शन नहीं, उसका सिंगल इंटरेक्शन हो रहा है किसके साथ, कंडेंसर के साथ। तो यहां पर आप देख सकते हो कि जो उसका सराउंडिंग है उसकी कंडीशन को भी हम लोग कई बार डेड स्टेट ले लेते हैं, और ये नेसेसरी नहीं है कि जो सराउंडिंग है वो हमेशा एटमॉस्फेयर होगा। इसलिए मैंने आपको इस पॉइंट में ये चीज क्लियर की है कि सराउंडिंग का टेम्परेचर आपके पास दो ऑप्शन होता है हमेशा, या तो एटमॉस्फेयर या तो बिलो एटमॉस्फेयर, चाहे अगर आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो कुछ केसेस में आप एक एक्स्ट्रा पॉइंट यहां पर नोट कर सकते हो, T2 ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर भी आप रख सकते हो, इसमें भी आपको वर्क मिलेगा। ठीक है, तीनों में वर्क मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम वर्क तब मिलेगा जब T2 आपका मिनिमम होगा। ठीक है, तो वर्क तो सब जगह मिलता है। ठीक, ये चीज यहां पर क्लियर हो गई। तो हम यहां पर देख पा रहे हैं कि जो अवेलेबल एनर्जी है वो सराउंडिंग के टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ठीक है, जो भी सराउंडिंग होगा T2 जो होगा उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। सराउंडिंग का टेम्परेचर जितना कम रखोगे उतना ज्यादा आपको वर्क मिलेगा, लेकिन बिना किसी एफर्ट के मिनिमम टेम्परेचर जो हमको मिल सकता है दैट इज योर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। ठीक है, तो यहां पर मेरा जो फर्स्ट पॉइंट है वो मैंने जस्टिफाइड कर दिया कि हम लोग बाय डिफॉल्ट जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा या किसी भी एग्जाम के किसी क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा तब तक हम लोग हमेशा एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को ही डेड स्टेट मान करके चलेंगे। इन केस अगर ऐसा नहीं है, सो द गिवन कंडीशन ऑफ सराउंडिंग इज टेकन एज डेड स्टेट। तो ये जो दो कंडीशन है ये डेड स्टेट की कंडीशन है। और अब आपको एक डेफिनेशन यहां पर सामने आएगी दैट इज मैक्सिमम अवेलेबल एनर्जी। तो जैसा कि मैंने यहां पर आपको टरबाइन का एग्जांपल दिया था, इसमें हमको समझ आया कि मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वर्क तब तक मिलता है जब तक कि आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाता। ठीक है, यानी कि किसी सिस्टम की मैक्सिमम अवेलेबल एनर्जी हम लोग उसके डेड स्टेट तक नापते हैं। ठीक है, अपने इनिशियल स्टेट से जब तक वो डेड स्टेट में नहीं आ जाता तब तक वो मैक्सिमम वर्क देता है। ठीक है, सो द अवेलेबल एनर्जी विच इज कैलकुलेटेड अप टू डेड स्टेट इज नोन एज मैक्सिमम अवेलेबल एनर्जी। ठीक है, अब इसको आगे पढ़ते हैं हम।
यहां पर हम ऐसा कह सकते हैं फिर कि जो भी आपका सिस्टम है वो डेड स्टेट में आने से पहले अधिकतम मात्रा में वर्क दे सकता है, ठीक है। सो द मैक्सिमम यूजफुल वर्क कैन बी obtained till the system comes to dead state। तो यहां तक हमको एक चीज समझ आ गई कि मैक्सिमम वर्क हमको किसी भी सब्सटेंस से, ये कोई अगर मैं सब्सटेंस या कोई सिस्टम ले लेता हूं तो इस सिस्टम से मुझे मैक्सिमम वर्क आउटपुट यानी कि मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ अवेलेबल एनर्जी मिलेगी जब तक वो डेड स्टेट में नहीं आ जाता, ठीक है। सो दिस मैक्सिमम यूजफुल वर्क कैन बी ऑल्सो रिटन एज मैक्सिमम अवेलेबल एनर्जी, ठीक है। अब यहां बेसिक सा डिफरेंस है अवेलेबल एनर्जी एंड मैक्सिमम अवेलेबल एनर्जी में, ठीक है। मैक्सिमम अवेलेबल एनर्जी हम लोग डेड स्टेट तक की बात करेंगे, तब हम लोग बोलेंगे कि ये मैक्सिमम अवेलेबल एनर्जी है। डेड स्टेट के पहले किसी भी स्टेट तक की अगर आप बात करोगे तो उस केस में यहां पर वो मैक्सिमम अवेलेबल एनर्जी नहीं होगी, ठीक है। इस चीज का आपको यहां पर ध्यान रखना है। तो मैक्सिमम अवेलेबल एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ यूजफुल वर्क अवेलेबल बाय अ सिस्टम। It is the amount of maximum useful work by system till it approaches dead state। ओके, ये मैंने प्रीवियसली आपको बताया, ठीक है। तो ये जो मैक्सिमम अवेलेबल एनर्जी है इसको हम जानते हैं एक और नाम से, दैट इज नोन एट एक्सर्जी, ठीक है। दिस इज नोन एज एक्सर्जी। और ये जो अवेलेबल एनर्जी का कंसेप्ट है ये दिया था साइंटिस्ट गिब्स ने, ठीक है। गिब्स ने अवेलेबल एनर्जी का कंसेप्ट हम लोगों को दिया था, ठीक है। तो अब अगर मैं यहां पर बात करूं एक्सर्जी की, तो एक्सर्जी ही है आपकी मैक्सिमम अवेलेबल एनर्जी। इससे ज्यादा आप किसी भी एनर्जी का फ्रैक्शन वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। यानी कि अगर आपके पास मैं बोलूं कि Q आपके पास एनर्जी है Q1, ठीक है। सो ये Q1 एनर्जी में W मैक्स जो है, W मैक्स या W मैक्स नेट, ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम नेट वर्क। ये ही वो वर्क है जो आप इससे अधिकतम मात्रा में निकाल सकते हो। इससे ज्यादा वर्क आप इससे ऑब्टेन नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि इतना वर्क निकालने के बाद, इतना वर्क इस एनर्जी से कन्वर्ट करने के बाद आपका जो वो सिस्टम है वो डेड स्टेट में आ जाएगा। और एक बार जब वो डेड स्टेट में आ जाएगा तो उससे कोई फर्दर वर्क नहीं कर पाएंगे। सो Q1 विल बी इक्वल टू W मैक्स नेट प्लस Q2, ठीक है। सो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि एनर्जी के दो हिस्से होंगे, ठीक है। एक वो अधिकतम भाग एनर्जी का वो सबसे बड़ा हिस्सा, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क, दैट इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी which can be converted into useful work। एंड दूसरा होगा वो न्यूनतम, वो मिनिमम हिस्सा जिसको आप कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक अगर ये मैक्सिमम होगा तो डेफिनेटली दूसरा मिनिमम होगा। सो मिनिमम अमाउंट ऑफ, और अमाउंट वी कैन से क्वांटिटी एज वेल, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी which cannot be converted into यूजफुल वर्क, ठीक है। तो ये जो है इसको मैं बोलता हूं एक्सर्जी, दैट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क। इसको मैं बोलता हूं एक्सर्जी, EXERGY, एक्सर्जी। और जो मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क है जो हमेशा नेग्लेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि ये तो मैक्सिमम वर्क है, हो सकता है आपका वर्क इस मैक्सिमम वैल्यू से कुछ कम हो, ठीक है। सो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमेशा रिजेक्ट होनी ही है उसको मैं बोलता हूं एनर्जी, ANERGY, एनर्जी, ठीक है। एनर्जी जो है दैट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच हैज टू बी रिजेक्टेड, है ना, जिसका आप इस्तेमाल नहीं कर सकते इन मेकिंग यूजफुल वर्क। सो एनर्जी के दो हिस्से होते हैं, हमेशा आपको ध्यान रखना है। एक होता है एक्सर्जी, दूसरा होता है एनर्जी।
आज बहुत दिनों बाद हम लोगों ने जो थर्मोडायनामिक्स का लेक्चर है वो अपलोड किया है। कुछ टेक्निकल कारणों से हम जो वीडियोस हैं थर्मोडायनामिक्स के वो अपलोड नहीं कर पा रहे थे, उसमें डिले हो रहा था काफ़ी। उसके लिए अपॉलॉजीज फ्रॉम माय टीम। बेसिकली हम यहाँ पर अब कोशिश करेंगे कि जो थर्मोडायनामिक्स के लेक्चर्स हैं वो टाइम टू टाइम आप अपलोड होते रहें, आपको कोई भी इनकन्वीनियंस ना हो। ओके, तो आज जो हमने मॉड्यूल अपना स्टार्ट किया है दैट इज अवेलेबल एनर्जी। आपको शायद वो पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा, मैंने अपना बेस्ट यहाँ पर दिया है, ठीक है, ताकि आपको जो अवेलेबल एनर्जी का कंसेप्ट है वो अच्छे से समझ आए। ठीक है, कई बार आप देखेंगे जब बुक्स आप पढ़ेंगे तो आपको अवेलेबल एनर्जी उतने अच्छे से समझ नहीं आता है, तो मैंने इस वीडियो में बेसिक जो कंसेप्ट है अवेलेबल एनर्जी का वो आपको दे दिया है। इसके बाद हम लोग कोर वैल्यूज में जाएंगे इसकी कि क्या होता है अवेलेबल एनर्जी, हम लोग हाई ग्रेड लो ग्रेड एनर्जी सारी चीजें देखेंगे, वहां पर डिफरेंट कंडीशंस में अवेलेबल एनर्जी और अनअवेलेबल एनर्जी के कैलकुलेशंस देखेंगे, अवेलेबिलिटी एंड इरिवर्सिबिलिटी के बारे में वहां पर बात करेंगे। ठीक है, ज्यादा लंबा मॉड्यूल नहीं है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं यहाँ से। गेट में खास करके क्वेश्चन बहुत अच्छे फ्रेम होते हैं यहाँ से, बहुत ही ट्रिकी पार्ट होता है थर्मोडायनामिक्स का। ओके, सो आई होप आप सभी इंटरेस्टेड होंगे और हमारे साथ बने रहेंगे, ठीक है, ताकि हमारे ये जो चैनल है ये आपके साथ अच्छे से ग्रो करे। ठीक है, आपका जो यहाँ पर कनेक्शन है हम लोगों के साथ ये जितना अच्छा होगा उतने ज्यादा हम लोगों को मजा आएगा आपको यहाँ पर वीडियोस देने में। ओके, तो अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे जरूर शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और नीचे बने बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। मेरे और मेरे गेट अकेडमी प्लस टीम की तरफ से आप सभी को थैंक यू।